वेलकम बैक इन फैंस। स्वागत है आप सभी का ब्लिच के एक और नए पार्ट में। अगर आप लोगों ने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो याद से उसे देख लेना, नहीं तो ये पार्ट कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ताकि आप सभी का सपोर्ट मुझे मिलता रहे। तो खैर देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इस तरफ ओरीहिमे यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ये दोनों लड़कियां उसे यहाँ से भागने नहीं देते। और इस लड़की का नाम है लूली। और लूली ओरीहिमे के पास आके फिर से उससे बेहुदा के सवाल करने लगती है, जिस पे ओरीहिमे कोई भी जवाब नहीं देती। और ओरीहिमे की ईगो को देखकर लूली अपनी दोस्त मेनोली को शीरो रेडी करने को बोलती है, और मेनोली भी वैसा ही करती है, जो अपने शीरो से ओरीहिमे को मारने के लिए रेडी थी। और ये देखकर ओरीहिमे काफी घबरा जाती है और उन दोनों से कहती है कि आखिर वो दोनों ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं। अगर लॉर्ड आइजन को ये सब बात पता चली तो वो उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे। ओरीहिमे के मुंह से आइजन का नाम सुनकर लूली और भी ज्यादा भड़क जाती है और ओरीहिमे को एक पंच मार के दूर फेंक देती है। अब लूली का गुस्सा सातवां आसमान पर था, क्योंकि उसके हिसाब से आइजन का फेवरेट सिर्फ लूली और मेनोली है, ना कि ओरीहिमे। लेकिन अब वो सी धीरे धीरे ओरीहिमे ले रही है, तो अगर वो ओरीहिमे को यही मार दे तो सारा माजरा ही खत्म हो जाएगा। लूली की ये बात सुनकर मेनोली उसे रोकने को बोलती है, क्योंकि अब वो कुछ ज्यादा ही कर रही है, ऐसे तो ओरीहिमे सच में मर जाएगी। लेकिन लूली उसकी एक भी बात नहीं सुनती और ओरीहिमे को मारने का डिसाइड कर लेती है। लेकिन तभी अचानक से पीछे से दरवाजे को तोड़ते हुए ग्रीमजो यहाँ पर आ जाता है, और ग्रीमजो को यहाँ देखकर ये दोनों काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाते हैं और काफी घबरा भी जाते हैं। लगता है उल्क्योरा के जाने के बाद तुम दोनों कुछ ज्यादा ही मजे कर रहे हो। लूली ग्रीमजो को यहाँ देखकर उसे यहाँ से जाने को बोलती है, लेकिन सिग्मा ग्रीमजो उसे पकड़ के दूर फेंक देता है। ग्रीमजो के सिर्फ ढकेलने से ही लूली की हालत खराब हो जाती है, तो ये देखकर मेनोली बिना सोचे समझे अपने शीरो से ग्रीमजो के ऊपर टूट पड़ती है। लेकिन ग्रीमजो आसानी से उसके शीरो को रोककर अपने शीरो को उसके ऊपर ही लॉन्च कर देता है। अरे तुम लोगों को कितनी बार बताना पड़ेगा, शीरो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसे अच्छे से इस्तेमाल किया करो। लिटरली बेरहम ग्रीमजो एक सेकंड भी नहीं सोचता मेनोली को टपकाने के लिए, जो कि उनका साथी ही है। और ग्रीमजो की ये हरकत देखकर लूली उससे अपने जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन ग्रीमजो उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने के लिए उसके पास जाने लगता है। और ये देखकर लूली काफी ज्यादा घबरा गई थी और वो उससे बार बार माफी मांगती है, लेकिन ग्रीमजो उसे एक ही किक में सुला देता है। और ओरीहिमे ग्रीमजो को उसकी मदद करता हुआ देख पूछती है कि आखिर ग्रीमजो उसकी मदद क्यों कर रहा है। असलियत में ओरीहिमे ने उसकी लेफ्ट हाथ को ठीक किया था, इसीलिए ग्रीमजो ने उसकी मदद की। और फिर ग्रीमजो ओरीहिमे को अपने हाथ से उठा के कहता है, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ? कितनी भोली हो, मैंने तो बस तुम्हारा एहसान चुकाया है, तो हिसाब बराबर हुआ। लेकिन अब तुम मेरी मदद करोगी, समझ गई ना लड़की। और इस तरफ इचिरा ने बहुत ही आसानी से इस बड़े अलंकार को टपका दिया था, जो देखकर बाकी सभी अलंकार और ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि उनका मकसद अब सिर्फ इचिरा ही बन चुका है। और इचिरा ऊपर से इन सभी को देख रहा था, लेकिन वो देखते हुए इन सभी के ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाता। और इचिरा के साथ पैसे भी था, जो इस डरावने सीन को देखकर काफी ज्यादा घबरा गया था। तो वो इचिरा को सलाह देता है कि उन दोनों का यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो वो दोनों कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। लेकिन इचिरा ऐसा करने के लिए नहीं मानता, और फिर वो जायला से पूछता है कि क्या जायला एक एस्परा है। और इस पे जायला अपने अंदाज पे बोलता है, सही पकड़े हैं, मैं हूँ एस्परा नंबर 8 मिस्टर जायला पुरो। और जायला के मुँह से एस्परा नंबर 8 सुनकर उसे लगता है कि जायला ज्यादा ताकतवर नहीं है, तो वो इस लड़ाई को इजीली ही जीत लेंगे। और फिर जायला इचिरा से पूछता है, तू कौन है बे? तो इस पे इचिरा कहता है कि वो एक क्विंसी है और उसका नाम उरुयू इचिरा है। और क्विंसी का नाम सुनकर जायला की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज तो उसे सोने में सुहागा मिल गया, एक बांखाई यूजर और एक क्विंसी, और ऊपर से क्विंसी जो काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि आज के टाइम में तो उनका मिलना नामुमकिन है। और जायला ये सब बात बोल ही रहा था कि तभी अचानक से इचिरा एक ही सेकंड में उसके पीछे आ जाता है और अपने एरो को उसके ऊपर एम करके कहता है, तू मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा, लगता है तुझे खुद पे
से ज्यादा ही घमंड है। और फिर ये बोलकर इचिरा अपने एरो को जायला के ऊपर थ्रो कर देता है, जो सीधे जायला के शरीर के आर पार हो गया था और जायला भी इस पे कुछ भी नहीं कर पाता। और ये सब रंगकार ये देखकर शौक में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई बंदा वाला उनके कैप्टन को इतनी आसानी से कैसे मार सकता है। और फिर जायला अपने कदमों पर गिर पड़ता है। तो ये देखकर इचिरा को लगा था कि अब ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, यहाँ पर जीत उनकी हुई। लेकिन तभी अचानक से जायला के बॉडी से इचिरा का वो एरो गायब होने लगता है और ये देखकर इचिरा शौक में पड़ गया था कि आखिर ये हो क्या रहा है। और फिर जायला पागलों की तरह हंसने लगता है और इचिरा से कहता है, हे क्वींसी, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये घटिया एरो मुझे मार पाएगा, मेरे शरीर के आर पार हो जाएगा? तुमने यही सोचा था ना? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता कि मैंने तुम्हारे अटैक को इतनी आसानी से फुस्कू कर दिया? खैर तुम भी ये बात जान लो, मैं तुम्हारे हर एक एबिलिटीज, हर एक अटैक टेक्निक, हर एक मूवमेंट को जानता हूँ। तुम जैसा भी जहाँ से भी अटैक करो मुझे पता चल ही जाएगा। और जायला की ये बात सुनकर इचिरा भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। और इस तरफ हम मेनोली को देखते हैं जो होश में आ गई थी और जिंदा थी, लेकिन उसके हिसाब से तो उसे जिंदा होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि ग्रिम्जो ने उसे तो पूरा टपका दिया था। लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक और जिंदा कैसे है, ये सवाल उसके मन में दौड़ रहा था। तो तभी लूली उदासी से मेनोली को कहती है कि मेनोली मर गई थी, ये बात सही है, लेकिन अब वो जिंदा है क्योंकि उसे ओरिहिमे ने जिंदा कर दिया। और अभी हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर ग्रिम्जो ओरिहिमे को अपने चेहरे को ठीक करने को बोलता है, लेकिन ओरिहिमे को खुद से भी ज्यादा चिंता लूली और मेनोली की थी, जो सीधे लूली को हील करने के लिए आती है। लेकिन लूली को उससे नफरत थी तो वो उसके गाल पर थप्पड़ मारने लगती है, लेकिन इतने थप्पड़ खाने के बाद भी दयालु ओरिहिमे उसे हील कर ही देती है। और फिर वो लूली को हील करके तुरंत मेनोली को हील करने लगती है। और लूली भी ये देखकर हैरान थी कि आखिर ओरिहिमे उनकी मदद क्यों कर रही है, क्योंकि वो दोनों तो मिलकर कुछ ही देर पहले उससे ही टॉर्चर कर रहे थे। और इस तरफ इचिरा लगातार अपने एरो से निरंकार के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन इसका निरंकार के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। तो ये देखकर इचिरा समझ जाता है कि निरंकार के पास भी सेम ऐसे ही एबिलिटी है जैसा जायला के पास था, इसलिए इनके ऊपर उसका एरोस काम नहीं कर रहा। लेकिन इचिरा कर भी क्या सकता है। लेकिन इसके बाद भी वो बार बार अपने एरोस से निरंकार के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी एक निरंकार पीछे से इचिरा को मारने के लिए आगे बढ़ा है और ये पैसे ने देख लिया था, जो चिल्ला के इचिरा को वहाँ से हटने को बोलता है। और पैसे की वजह से इचिरा इस अटैक से बच जाता है। और पैसे की आवाज जायला ने भी सुन लिया था, जो उस हॉल की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ से पैसे पहले ही हट गया था। मौत के मुँह से बाल बाल बचा। अच्छा वह सबरी बास ने मुझे नहीं देखा। और इस तरफ इचिरा फिर से अपने एरो से अटैक करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी जायला उसे बोलता है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि अब इचिरा का एरो और बो गायब होने वाला है। और लिटरली होता भी यही है, इचिरा का हथियार गायब हो जाता है, जो देखकर इचिरा शॉक में था। और तभी निहत्ते इचिरा के ऊपर एक होलो पंच मारने ही वाला था, लेकिन तभी रेंजी आके इस पंच को ब्लॉक कर देता है और इचिरा से कहता है कि इचिरा लड़ने के बजाय जायला की कमजोरियां ढूंढे और ऐसे ही वो दोनों जीत सकते हैं, नहीं तो वो दोनों यहाँ कुत्ते की मौत मारे जाएंगे। तो इस पे इचिरा हंसते हुए कहता है, अरे चिंता मत करो, मैंने ये फॉर्मूला पहले ही ढूंढ के रखा है, बस हम दोनों को मिलके काम करना हो। और फिर इचिरा रेंजी से पूछता है कि वो जायला का ध्यान कितनी देर तक भटका सकता है, क्योंकि उसे कुछ टाइम की जरूरत है। तो इस पे रेंजी कहता है कि वो जायला का ध्यान शायद मुश्किल से 20 सेकंड तक ही भटका सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर पाएगा। और इस तरफ जायला भी बैटल के लिए रेडी होता है, क्योंकि वो काफी एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि वो दोनों इस हालत में उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। और तभी ऊपर से पैसे भी नीचे टपक पड़ता है, जिससे उसका पिछवाड़ा टूट गया था। लेकिन पैसे के बारे में किसी को भी पता नहीं चलता, जो देखकर वो राहत की सांस लेता है और खुद की ही तारीफ करने लगता है कि वो कितना महान है, इतने ऊपर से गिरा फिर भी किसी को पता भी नहीं चलने दिया। और वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर पत्थर में धसे डोंडो के पैर पर जाता है। और ये देखकर वो समझ गया था कि डोंडो जरूर रेंजी के साथ आया होगा। और डोंडो की ऐसी हालत देखकर पैसे को भी काफी बुरा लगता है, जिससे वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और इसकी ये बेवकूफ अलंकार को भनक तक नहीं लगती कि उनके पीछे से एक बंदा पार होके जा रहा है। और इस तरफ वैसे डोंडो के पास पहुँच के उसे धीरे धीरे से पुकारने लगता है, लेकिन डोंडो ने एक ही बार में उसकी आवाज सुन लिया था, जो एक ही झटके में पत्थर से बाहर
बाहर निकल के पैसे को रोते हुए पुकारने लगता है। तो उसे ऐसा चिल्लाता हुआ देख पैसे उसे चुप रहने को बोलता है क्योंकि यहाँ पर काफी खतरा है। लेकिन डोंडो जो उसकी एक नहीं सुनता, जो और जोर से चिल्लाने लगता है। पैसे उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है, बेवकूफ साले चुप रहे, नहीं तो पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इन सभी अहंकार को इन दोनों के बारे में पता चल गया था और वो इन दोनों को पकड़ने ही वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर एन मौके पे एक बड़ा धमाका होता है जिससे ये सभी अहंकार दूर जाके गिरते हैं। असलियत में ये धमाका रेंजी ने किया था, जो अपने जान पक्तों को काफी तेजी से घुमा रहा है और अब उसकी अटैक एनर्जी भी काफी ज्यादा हो गई है, जो देखकर जायला बहुत खुश होता है क्योंकि रेंजी काफी देर बाद अपनी असली ताकत दिखा रहा है। और फिर रेंजी अपने जान पक्तों से जायला के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जायला ने इसे भी बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। लेकिन तभी रेंजी अचानक से उसके पास आके उसे खुद के साथ अपनी जान पक्तों से जकड़ लेता है। अबे साले करना क्या चाहता है तू? तो इस पे रेंजी बैलेंस मूड में कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे और मेरी ताकत में आसमान और जमीन का फर्क है। मैं तुम्हारी ताकत के सामने नहीं दिख सकता, ये सच है, लेकिन अगर मैं इतने पास से हमला करूंगा तो शायद काम बन सकता है। और फिर रेंजी ये बोलकर एक रेड एनर्जी बॉल को रिलीज करने लगता है। असलियत में ये उसका हादो R31 शाकाहो है और लिटरली ये देखकर जायला कभी फट गई थी यार। और जैसे ही रेंजी इस अटैक को रिलीज करता है तो तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेड एनर्जी ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट से जायला की हालत बिगड़ चुकी थी। हालांकि इस अटैक से रेंजी को भी काफी ज्यादा चोट लगी थी जिससे वो नीचे गिर जाता है। कितने कमीने हो तुम सोले पर, मुझे मारने के लिए इतने नीचे गिर जाओगे ये सोचा ही नहीं था मैंने। और तभी पीछे से कोहरे के अंदर से इचिरा बोल रहा है, मैंने जैसा सोचा था, रेंजी ने अपना काम बखूबी किया, अब बाकी का काम मेरा है। तो इस पे जायला उससे कहता है, लगता है तुम्हें लोगों के पीठ पीछे वार करना पसंद है, तुम्हें लगता है तुम इस अटैक से मुझे हरा पाओगे क्विंसी? हाँ बिल्कुल, अलविदा एस्पारा। और फिर इचिरा ये बोलकर अपने ब्लेड को जमीन पर घुसा देता है और तभी अचानक से जायला के चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा बन जाता है और असलियत में एक सील था जिसमें अब जायला कैद हो चुका है और अब जायला चाहकर भी अपने जगह से हिल नहीं सकता। और ऊपर से वो ये देखकर हैरान भी था कि आखिर इचिरा ने ये किया कैसे, क्योंकि उसने तो इचिरा के सारे हथियारों के स्पेशल प्रेशर को सील कर दिया था। तो आखिर इचिरा ने ये अटैक कैसे किया? तो इस पे इचिरा कहता है, अफसोस तुम्हें मेरे सारे हथियारों के बारे में नहीं पता, मतलब तुम अब तक इतना लंबा फेंक ही रहे थे कि तुम्हें मेरे सारे अटैक टैक्टिक के बारे में पता है। और फिर इचिरा ये बोलकर एक सीन्स में से कुछ वाटर ड्रॉप्स को नीचे गिराता है, शायद ये किसी एनर्जी का वाटर ड्रॉप है। और ये एनर्जी ड्रॉप गिरते ही वहाँ पर एक तेज लाइटनिंग एनर्जी रिलीज हो जाती है जिससे जायला की तोते उड़ जाते हैं और वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। और एट दी एंड वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और शायद इस धमाके से जायला के खेल खत्म। और लिटरली रेंजी की ऐसी ताकत को देखकर डोंडो और पैसे भी काफी जरा शॉक में होते हैं क्योंकि उन्हें अपने आंखों पर यकीन ही नहीं होता कि एक नॉर्मल बंदे ने एक एस्पारा को हरा दिया, वो भी बिल्कुल इजीली। और रेंजी भी उनके जीत पर काफी जरा खुश होता है, लेकिन अफसोस उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती क्योंकि जायला अभी तक जिंदा था, लेकिन अब उसकी हालत अधमरे से कम नहीं थी। और जायला को जिंदा देखकर लिटरली इचिरा की फट जाती है क्योंकि उसके इतने पावरफुल अटैक के बाद भी बंदा आखिर जिंदा कैसे है। और जायला अपने इस हालत में भी हंसने लगता है और इचिरा से कहता है कि इचिरा को क्या लगा कि वो उसके पावर के बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन उसे इचिरा के पावर के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए उसने अपने टेक्निक का इस्तेमाल करके इचिरा के स्पेशल प्रेशर से होने वाले धमाके को काफी हद तक कम कर दिया जिससे वो अब तक जिंदा है। और फिर वो ये बोलकर रूमीना को पकड़ लेता है और उसे एक बॉल में ट्रांसफॉर्म करके लिटरली उसे खाने लगता है यार। और उसकी ये हरकत देखकर ये दोनों भी शॉक में पड़ गए थे कि आखिर ये पागल कर क्या रहा है। और अभी अचानक से जायला का बॉडी फिर से रीजेनरेट हो जाता है जिससे वो बिल्कुल पहले जैसा हत्ता कत्ता हो गया था और उसके सारे घाव भी गायब हो गए। और यही था उसके बॉल को खाने का नतीजा। हमें जायला ने पहले ही बताया था कि उसके अहंकार थोड़ी यूनिक है और वो यूनिक इसलिए क्योंकि वो सभी हीलिंग का काम करते हैं। अगर जायला उन्हें ट्रांसफॉर्म करके खा ले तो। और जायला को फिर से हत्ता कत्ता देखी ये दोनों काफी ज्यादा शॉक में पड़ जाते
जाते हैं क्योंकि अब इन दोनों के पास इतनी ताकत नहीं बची जायला के साथ मिलकर लड़ने का और उसे हराने का। लेकिन तभी जायला लड़ाई ना करते हुए यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर इचिदा उससे पूछता है कि क्या वो यहाँ से भाग रहा है। लेकिन इस पे जायला क्लियर करता है कि वो लड़ाई को छोड़ के भाग नहीं रहा, बल्कि वो तो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जा रहा है क्योंकि अब उसके कपड़े फट चुके हैं तो वो इन कपड़ों में नहीं लड़ सकता। ये उसके नियम के खिलाफ है। और फिर जायला इन्हें टिप दे के जाता है कि वो दोनों मिलकर कुछ नए अटैक टेक्निक को ढूंढे जिसके बारे में जायला को पता ना हो, नहीं तो वो दोनों इस लड़ाई में नहीं जीत सकते। और ये दोनों भी चुपचाप जायला की बातों को सुन लेते हैं और उसे यहाँ से जाने को देते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ टाइम चाहिए था रेस्ट करने के लिए, जो कि उन्हें मिल चुका है। और इस तरफ हम इचिगो को देखते हैं जो कि लिटरली टपक चुका था और तभी उसके पास नेल आती है जो उसे इस हालत में देखकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ग्रीमजो यहाँ पर आ गया था, जो आते ही नल को चुप रहने को बोलता है। और नल भी ग्रीमजो को यहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और तभी ग्रीमजो इचिगो को एक किक मार के उसे सीधा कर देता है और तभी उसकी नजर इचिगो के चेस्ट पर बनी हुई होल पर जाता है और वो ये देखकर समझ गया था कि ये काम मुल्की और का ही है। और ग्रीमजो ने उसके साथ ओरिहिमे को भी लेके आया था, जो ओरिहिमे को इचिगो के पास फेंक देता है। और ओरिहिमे जो इचिगो की ऐसी हालत देखकर सदमे में पड़ गई थी। लेकिन तभी ग्रीमजो उसे कहता है, सुनो लड़की, अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों लाया हूँ, तो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी ठीक करो उसे। और इस तरफ हम लूली और मेनोली को देखते हैं जो काफी ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उन दोनों के सामने उल्कियोरा था, जो उन दोनों को ओरिहिमे के बारे में सवाल करने लगता है कि ओरिहिमे आखिर कहाँ गई और इस कमरे की ऐसी हालत किसने की। और ये दोनों घबराते हुए उल्कियोरा को सब कुछ बता देते हैं कि ये कांड ग्रीमजो का है, जो उन दोनों को पीटते हुए ओरिहिमे को यहाँ से ले गया। और ग्रीमजो का नाम सुनकर उल्कियोरा बिल्कुल शांत होकर यहाँ से जाने लगता है। और इस तरफ नल चिल्ला चिल्ला के रोते हुए खुद को ही ब्लेम करने लगती है कि इचिगो की ऐसी हालत सिर्फ उसके लिए हुई, इचिगो ने उसके लिए जीरो अटैक अपने ऊपर ले लिया, इचिगो ने उसको बचाने के लिए किक खाई, अगर नल उसके साथ नहीं आई होती तो आज इचिगो की ऐसी हालत नहीं होती। तो वो रोते हुए ओरिहिमे से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ओरिहिमे इचिगो को ठीक कर दे। लेकिन तभी ग्रीमजो नल को धमकाते हुए कहता है, चुप कर बच्चे, इतना क्यों चिल्ला रहा है, और अगर अब एक शब्द भी बोला तो बच्चे मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा और एक सेकंड भी नहीं सोचूंगा, वो ठीक हो जाएगा, तुम बस चुपचाप देखती जाओ। और ये सुनकर नल भी घबराहट के मारे चुप हो जाती है और ओरिहिमे जो इचिगो को हील करने के लिए फुल फोकस करती है। लेकिन इचिगो के आसपास इतनी तगड़ी स्पिरिट एनर्जी घूम रही थी कि ओरिहिमे इतनी कोशिश करने के बाद भी उसे हील नहीं कर पा रही। और तभी ग्रीमजो कहता है, ये काम बेशक उल्कियोरा का है, ये निशान उसका ही है, वो अपने दुश्मन के छाती पर वही छेद कर देता है जैसा छेद उसके छाती पर है, लगता है अब उसकी अकल ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, मेरे शिकार को छूने की उसने हिम्मत भी कैसे की। और ग्रीमजो गुस्से से ये सब बोल ही रहा था कि तभी इचिगो को होश आ जाता है और वो अपने आंखों के सामने नल और ओरिहिमे को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि वो भूल ही गया कि वो मर चुका था। तभी ग्रीमजो ओरिहिमे से कहता है, ओरिहिमे नाटक बंद कर और उसे जल्दी ठीक कर, तुम तो ग्रीमजो हो, तुम ओरिहिमे के साथ क्या कर रहे हो, तो चुप रहे भड़वे, जल्दी उसे ठीक करने दे, मैं तुझसे बराबरी का मुकाबला करना चाहता हूँ, तो जल्दी ठीक हो जा। और ग्रीमजो के मुंह से ये बात सुनकर ओरिहिमे को अभी पता चलता है कि ग्रीमजो उसे लड़ने के लिए इचिगो को ठीक करवा रहा था। लेकिन ग्रीमजो फिर से उसे गुस्से से कहता है कि ओरिहिमे बकवास करना बंद करे और जल्दी जल्दी इचिगो को ठीक करे क्योंकि उल्कियोरा किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकता है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ग्रीमजो ये बात क्लियर भी नहीं कर पाता कि तभी एक ही सेकंड में ग्रीमजो वहाँ पर आ जाता है और ग्रीमजो से कहता है, ग्रीमजो क्या यहाँ पर कुछ चल रहा है जिसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। तो ब्लीच का ये कमाल का पार्ट यहीं पर खत्म होता है। बाय द वे अगर आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।